बॉक्स एक ऐसी क्लास होगी जो कि कंटेनर्स जो होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, उसके साथ डील कर रही होगी। तो हम यहाँ पे एक ऐसी क्लास बनाते हैं जो कि इस कंटेनर को रिप्रेजेंट करेगी, और उसका नाम हम बॉक्स ही रख लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू क्लास फ्रॉम हेयर, ऐड, और यहाँ पे जाके क्लास, और क्लास का नाम हम रखने लगे हैं बॉक्स। इस बॉक्स की क्लास के अंदर हम ये चाहेंगे कि 3 एट्रीब्यूट्स कम अज़ कम ज़रूर हों, और वो जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं उन तीनों को हम यहाँ पे पॉइंटर रखना चाहेंगे। एक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का पॉइंटर मौजूद है जिसका नाम हम रख लेते हैं लेंथ। एक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का पॉइंटर मौजूद है जिसका नाम हम रख लेते हैं विड्थ। और एक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का पॉइंटर मौजूद है जिसका नाम हम रख लेते हैं हाइट। यहाँ पे क्योंकि हम जल्दी काम करना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट की बजाय यहाँ पे मैं अगर इनके एट्रीब्यूट्स का नाम एल, डब्ल्यू और एच कर लूँ तो दैट वुड बी ईजियर फॉर मी। हमारा कोड ज़रा जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, जस्ट टू सेव टाइम। और कोई इसकी रीज़न नहीं है। असूलन अगर आप इसको कोड कर रहे हो तो आपको इसका नाम जो है वो लेंथ, विड्थ और हाइट ही रखना चाहिए। बट जस्ट टू सेव टाइम मैं यहाँ पे इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका नाम रख रहा हूँ एल, डब्ल्यू एंड एच। इसके एक्चुअली 2 कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा, बट यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैं एक ही चाहूँगा। और वो जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है दैट इज टेकिंग 3 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज एज एन इनपुट, फ्लोट फ्लोट फ्लोट। और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ मैं यहाँ पे ये चाहूँगा कि अगर लेट से मैं इसको कोई वैल्यू नहीं असाइन करता अपनी तरफ से, या यूज़र अपनी तरफ से कोई वैल्यू अगर इसको नहीं दे रहा एज एन इनपुट कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देना चाहूँगा। और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के लिए मैं यहाँ पे 3 इनपुट्स ले लेता हूँ यूज़र से, एल, डब्ल्यू और एच ही मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यार लेट से अगर कोई वैल्यू जो है वो यूज़र ने इनपुट नहीं ना की, तो मैं चाहूँगा कि लेंथ की वैल्यू भी हो जाए इक्वल टू ज़ीरो, मैं चाहूँगा विड्थ की वैल्यू भी हो जाए इक्वल टू ज़ीरो, और मैं चाहूँगा हाइट की वैल्यू भी हो जाए इक्वल टू ज़ीरो। अब आइडिया ये है यहाँ पे कि अगर तो यूज़र यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट की वैल्यू जो है वो इनपुट करेगा, तो उस केस में वो वैल्यू बन जाएंगी यहाँ पे जो कि यूज़र ने इनपुट की है। और अगर यूज़र कोई वैल्यू इनपुट नहीं कराएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसके अंदर जो वैल्यूज़ असाइन करना चाहूँगा दैट वुड बी ज़ीरो, ज़ीरो एंड ज़ीरो। मैंने आपको ये कहा था कि मैं एक और कंस्ट्रक्टर भी बनाना चाहूँगा, एंड दैट वुड बी द कॉपी कंस्ट्रक्टर। याद रखिएगा, जब आपके पास कम से कम एक पॉइंटर एज एन एट्रीब्यूट क्लास में मौजूद हो, हमारे केस में तो यहाँ पे 3 मौजूद हैं, तो कम से कम आप यहाँ पे 3 फंक्शन ज़रूर बनाना चाहेंगे। और वो 3 फंक्शन है, एक तो है कॉपी कंस्ट्रक्टर, दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड ओवर हेयर, क्योंकि अब बाय डिफॉल्ट जो कॉपी यहाँ पे हो रही होगी दैट वुड बी शैलो कॉपी। और अगर आप यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेंगे, यानी कि उसको जब कॉल करेंगे आप, तो उस केस में शैलो कॉपी को अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना जरूरी होगा। एक दूसरा जो आपको यहाँ पे फंक्शन फॉर श्योर चाहिए दैट वुड बी ऑपरेटर इक्वल टू, और वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसकी रिटर्न टाइप होगी बॉक्स एम्परसेंट। मैंने आपको हमेशा बताया है कि ऑपरेटर इक्वल टू जो है उसकी रिटर्न टाइप होगी क्लास नेम एम्परसेंट, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉक्स एम्परसेंट। ऑपरेटर इक्वल टू जो है वो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन का नाम है, एंड इट इज बेसिकली टेकिंग एन इनपुट सिमिलर टू कॉपी कंस्ट्रक्टर, कांस्टेंट बॉक्स एम्परसेंट। यहाँ पे अगर आप जो है वो इसको बाय वैल्यू पास कराना चाहें तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, और अगर यहाँ पे आप अगर कॉन्स्ट ना लगाना चाहें तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट आई एम डूइंग अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, वेल नॉट अ वेरी गुड, आई एम ट्राइंग टू फॉलो द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के रूल्स, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे इसको एम्परसेंट के साथ पास कराया है, पास बाय रेफरेंस कराया है, और यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट लिख दिया है। और तीसरा फंक्शन जो हमें रिक्वायर्ड होता है जब कम से कम एक पॉइंटर जरूर मौजूद हो, दैट इज डिस्ट्रक्टर। ये तीनों फंक्शंस क्यों रिक्वायर्ड हैं? क्योंकि जब आप किसी एक कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करें तो शैलो कॉपी ना हो, क्योंकि जब आप ऑपरेटर इक्वल टू को कॉल करें तो शैलो कॉपी ना हो, और मेमोरी लीकेज ना हो। डिस्ट्रक्टर इज रिक्वायर्ड ताकि मेमोरी लीकेज ना हो। तो कम से कम ये 3 फंक्शन जो है वो मैं जरूर बनाऊंगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे मैं कम से कम एक गेटर और एक सेटर जरूर बना लेता हूँ, ताकि हमारी गेटर और सेटर की रिवीजन भी हो जाए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लेंथ का गेटर और लेंथ का ही सेटर बना लेता हूँ, दो इट्स नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, क्योंकि मैं यहाँ पे सी इन और सी आउट भी यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं उनको भी ओवरलोड कर लूँ। तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं डायरेक्ट सी इन के थ्रू इनपुट ले सकता हूँ इन लेंथ, विड्थ एंड हाइट। उसके लिए मुझे जो है वो गेटर और सेटर एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। तो खैर लिख लेते हैं फिर भी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे जो आपके पास गेटर होगा उसकी रिटर्न टाइप होगी
फ्लोटिंग पॉइंट, गेटर लिख रहा हूं मैं लेंथ का, उसका नाम होगा गेट लेंथ, और इसको कांस्टेंट फंक्शन बनाना जो है दैट इज अ रियली गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। और यहाँ पे एक नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन होगा जिसका नाम होगा सेट लेंथ एंड इट इज टेकिंग अ फ्लोटिंग पॉइंट एज एन इनपुट, और ये होगा इसका सेटर। लेट मी जस्ट कमेंट ऑल द थिंग्स आउट एज वेल ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बनाया है। ये है इसका गेटर, ये है इसका सेटर, ये है इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसके अगेंस्ट मैं यहाँ पे सीसी लिखने लगा हूं। दो दिस इज प्रीटी क्लियर, बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसको जो है वो मैं यहाँ पे कहता हूँ असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड दिस इज द डिस्ट्रक्टर। अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं बॉक्स डॉट सीपीपी के अंदर जाके। यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट हमने लिया हुआ है एल, यहाँ पे हमने फ्लोटिंग पॉइंट एक लिया हुआ है डब्ल्यू, और यहाँ पे हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट लिया हुआ है एच। मेरे पास यहाँ पे एक L जो है वो लोकल वेरिएबल है और W लोकल वेरिएबल है और H भी लोकल वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा L इज इक्वल टू समथिंग, तो उसका मतलब ये होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई लोकल वेरिएबल। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ, लेट्स से L इज इक्वल टू न्यू फ्लोट, तो यहाँ पे असल में मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो एट्रीब्यूट है पॉइंटर, इसको मैं पहले मेमोरी असाइन करूं और फिर इसको कर दूं इक्वल टू दी लोकल पैरामीटर जो कि L है यहाँ पे। वेल एक्चुअली यहाँ पे आपका कंपाइलर जो है वो हमेशा प्रेफरेंस उस वेरिएबल को देता है जो कि आपने लोकली यहाँ पे क्रिएट किया है, वो आपके एट्रीब्यूट को यहाँ पे मेमोरी असाइन ही नहीं कर रहा। तो हेयर इज वेयर दिस पॉइंटर कम्स इनटू प्ले। आप यहाँ पे अगर पॉइंटर को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि L यहाँ पे हमने एज एन एट्रीब्यूट बनाया हुआ है विच इज दिस वन, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे दिस एरोहेड, एरोहेड L, और आप इसको एक नई मेमोरी असाइन करना चाह रहे हैं, एक नया फ्लोटिंग पॉइंट आप इसको देना चाह रहे हैं। तो इस केस में आपका आपका कंपाइलर करेगा क्या, आपके एट्रीब्यूट L को एक नई मेमोरी असाइन कर देगा फ्लोटिंग पॉइंट की। मैंने यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे जब L इज इक्वल टू न्यू फ्लोट लिखा था, तो उस केस में आपका कंपाइलर जो है वो यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा था बिकॉज यू वर ट्राइंग टू असाइन अ मेमोरी टू अ नॉन पॉइंटर विच इज एक्चुअली अ लॉजिकल एरर। मेमोरी ऑफ L, और उसके लिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा एस्टेरिक L, मतलब मैं उसकी मेमोरी को चेंज करना चाह रहा हूं और उसको मैं करना चाह रहा हूं इक्वल टू दी लोकल वेरिएबल की वैल्यू L। अब एक्चुअली यहाँ पे आपको दिस पॉइंटर लिखना पड़ेगा और दिस पॉइंटर को डी रेफरेंस करना पड़ेगा। उसको लिखने का तरीका ये होगा, पहले आप दिस पॉइंटर के थ्रू पॉइंटर को एक्सेस कर लें लाइक दिस, और उसके बाद इस सारे को डी रेफरेंस कर दें। और इसको डी रेफरेंस करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूं, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ना भी लगाते तो उसका भी यही मतलब होता, इज इक्वल टू L। नाउ व्हाट आई हैव सेड टू माय कंपाइलर इज कि मेरा जो यहाँ पे दिस पॉइंटर है उसके थ्रू जो एट्रीब्यूट L है उसको डी रेफरेंस करो। उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टैरिक लगा दिया है और उसको कर दो इक्वल टू दी लोकल वेरिएबल L। तो दिस इज हाउ यू वुड डू इट एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे अब यही काम कर लेता हूँ फॉर माई विड्थ एज वेल, दिस W इज इक्वल टू न्यू फ्लोट, और फिर मैं इसको वैल्यू असाइन करना चाह रहा हूं, और मैं यहाँ पे दिस पॉइंटर के थ्रू पहले विड्थ को कॉल कर लेता हूं, फिर इसको मैं यहाँ पे डी रेफरेंस कर लेता हूं, और फिर मैं इसको कर देता हूं इक्वल टू दी लोकल वेरिएबल W। तो दिस इज हाउ यू वुड राइट इट, और यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट्स के बगैर लिखा है। यू वुड डू द सेम फॉर योर हाइट एज वेल, और दिस की जो हाइट है यानी कि जो मेरा एट्रीब्यूट है हाइट वाला, उसको कर दो इक्वल टू दी लोकल वेरिएबल एज जो कि आपने यहाँ पे पास किया है एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन। यहाँ पे हमने गेटर लिखा हुआ है, इसको यहाँ से उठा के मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे ताकि हमारा कोई फंक्शन स्किप ना हो जाए जो कि मैंने यहाँ पे लिखना हो। रिटर्न टाइप इज फ्लोट, क्लास का नाम इज बॉक्स फॉलोड बाय स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, गेट लेंथ इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और उसके आगे आप लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट विच इज टेलिंग यू कि इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। इसकी डेफिनेशन करना इज क्वाइट इजी, यू सिंपली हैव टू रिटर्न the value of length over here, तो hence you have written asterisk L over here। और इसका सेटर जो है उसके लिए मैं इसकी ये जो प्रोटोटाइप है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास का नाम फॉलोड बाय स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एक फ्लोटिंग पॉइंट एज एन इनपुट आ रहा है यहाँ पे, लेट्स कॉल इट एज इनपुट, और मैं यहाँ पे चाहूंगा कि ये जो भी इनपुट एक वैल्यू आ रही है इसको मैं यहाँ पे कर दूं इक्वल टू लेंथ। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि कहीं मैंने पहले से लेंथ को क्रिएट तो नहीं किया हुआ, एक्चुअली मैंने यहाँ पे जब भी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो माई लेंथ इज क्रिएटेड। अब अगर आप यहाँ पे एक नई मेमोरी क्रिएट कर देंगे फॉर लेंथ, यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा काम करना चाहेंगे दिस लेंथ इज इक्वल टू न्यू फ्लोट, तो इस केस में एक मसला हो जाएगा, वो ये कि आपने जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू मेमोरी
क्रिएट की हुई है ना, आपने उसको डिलीट नहीं किया, और उसको डिलीट किए बगैर आपने एक नई मेमोरी यहाँ पे क्रिएट कर दी है। इसका मतलब यह है कि आपने ना चाहते हुए भी यहाँ पे मेमोरी लीकेज की है। इसको अवॉइड करने के लिए यू विल मेक श्योर कि अगर मैंने पहले से जो है वो कोई मेमोरी क्रिएट की हुई है तो उसको पहले मैं डिलीट करूं बिफोर क्रिएटिंग अ न्यू मेमोरी। और इसको करने के लिए मैं यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिखने लगाऊं। इफ लेट से मेरे लेंथ की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर तो इसका मतलब यह है कि इट्स पॉइंटिंग समवेयर, या इट मींस कि इट हैज गॉट सर्टेन मेमोरी इनसाइड इट। इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर तो आप इसको पहले डिलीट कीजिए यहाँ पे और फिर नई मेमोरी क्रिएट कीजिए। तो अब हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक्चुअली उसको एक मेमोरी असाइन कर दी थी एंड इट वाज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर इन दिस केस। इफ इट वाज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर तो पहले आपने उसको डिलीट किया है यहाँ पे और आपने फिर उसको नई मेमोरी असाइन की है टू अवॉइड मेमोरी लीकेज ओवर हियर। अब आपने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देनी है और उसको वैल्यू को असाइन करने का तरीका वही है, डी रेफरेंस कीजिए दिस एल को। बाय द वे आप यहाँ पे अब दिस पॉइंटर के बगैर भी काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे इनपुट आ रहा है उसका नाम फर्क है, और यहाँ पे अगर आप स्टैटिक एल लिखेंगे तो आपका कंपाइलर जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता चल जाएगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट योर एट्रीब्यूट जिसको आपने यहाँ पे डी रेफरेंस किया और उसको कर दें इक्वल टू इनपुट। आई मीन यहाँ पे हर जगह जो है वो दिस पॉइंटर भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको अगर आप ना इस्तेमाल करें तो दैट इज ऑल्सो फाइन। दैट इज टोटली अप टू यू कि अगर आप जो है वो यहाँ पे पैरामीटर के अंदर वेरिएबल का नाम वो लेते हैं जो कि आपके एट्रीब्यूट का नाम है तो वहां पे फिर आपको दिस पॉइंटर इस्तेमाल करना जो है वो जरूरी है। इस केस में अगर आप ना भी इस्तेमाल करें तो दैट इज फाइन। तो मैं यहाँ पे एक केस में इस्तेमाल कर देता हूँ और एक केस में इस्तेमाल नहीं करता, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि हर जगह दिस पॉइंटर भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम को यहाँ पे रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट द एरर्स आर। प्रोग्राम के अंदर ये कह रहा है कि एक अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल है। वेल एक्चुअली ये एरर्स इसलिए आए हैं क्योंकि आपने यहाँ पे फंक्शन लिखे हुए हैं बट आपने यहाँ पे उनकी डेफिनेशन नहीं की। वो ये वाला एरर बाय द वे जो है वो इस वजह से नहीं है, सॉरी मैंने आपको गलत कहा। इस वक्त एरर जो ये आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके पास मेन मौजूद नहीं है। तो आई शुड नॉट आई मीन से कि यहाँ पे इनकी डेफिनेशन ना करने की वजह से ये एरर आया है। देयर इज वन अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल ओवर हियर, और यहाँ पे ये एक्चुअली एरर पढ़ के मुझे पता चला है कि मेरे पास यहाँ पे मेन मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ये एरर आया है। लेट्स क्रिएट मेन ओवर हियर। जब तक मैं यहाँ पे मेन बना रहा हूँ आप जरा मुझे बता दीजिए कि ये थोड़ी बहुत समझ भी आ रही है जो मैं कर रहा हूँ या नहीं। यस सर, आ रही है समझ। आ रही है सर। मेन को क्रिएट करते हैं, फिर ऐड न्यू आइटम, सोर्स ही रखते हैं इसका नाम, और यहाँ पे हम इंक्लूड कर देते हैं आईओ स्ट्रीम। वैसे मैंने आपको ये कहा हुआ है कि अगर आप आईओ स्ट्रीम जो है वो क्लास के अंदर ऐड कर दें तो दैट इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि फिर आपको हर जगह जो है वो आईओ स्ट्रीम इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं ये चाहूँगा कि हम एंड पे सी आउट और सी इन को भी ओवरलोड करें, तो मैं अभी से ही यहाँ पे आईओ स्ट्रीम जो है उसको इंक्लूड करने लगा हूँ इनटू box.h यहाँ पे जाके, ताकि हर जगह मेरे पास जो है वो आईओ स्ट्रीम इंक्लूड हो जाए। सोर्स के अंदर सिंपली मैं यहाँ पे बॉक्स को इंक्लूड कर देता हूँ, हैश इंक्लूड box.h, और प्रोग्राम को अब अगर चलाता हूँ तो लेट्स सी कि कोई एरर आता है या नहीं। वेल यू वुड सी कि अब कोई एरर नहीं आ रहा, तो वो जो मैंने पहले बात की थी कि एरर आ रहा है किसी एक और वजह से, दैट वाज रॉन्ग। इट वाज बेसिकली कमिंग बिकॉज देयर वाज नो मेन ओवर हियर। अब यहाँ पे जल्दी से बाकी पहले जो हमारे पास फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे अभी जो कंस्ट्रक्टर है कॉपी कंस्ट्रक्टर उसकी डेफिनेशन करनी है। उसके लिए लेट्स राइट इट्स प्रोटोटाइप ओवर हियर। there is no return type actually, box is the name of your copy constructor, it is taking a constant box ampersand an object as an input parameter। और यहाँ पे अब मैं ये चाहूँगा कि जो एक बॉक्स यहाँ पे एज एन इनपुट पैरामीटर आ रहा है ओबीजे, उसकी वैल्यूज़ और मेरे बॉक्स की वैल्यूज सेम हो जाए। ये करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने बॉक्स के लेंथ को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ इज इक्वल टू न्यू फ्लोट। इसी तरह मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट को पहले मेमोरीज असाइन करूंगा, w इज इक्वल टू न्यू फ्लोट और h इज इक्वल टू न्यू फ्लोट। देखिए अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इक्वल टू के साथ ये काम कर रहा हूँ जो कि डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर भी मुझे दे रहा होता है, दैट इज नोन एज शैलो कॉपी। डीप कॉपी करने के लिए आपको पहले अपने एट्रीब्यूट्स को मेमोरीज एलोकेट करवानी है
और उसके बाद वैल्यूज को इक्वल करना है। तो मैंने ऊपर इन 3 स्टेटमेंट्स में लेंथ, विड्थ और हाइट को मेमोरीज एलोकेट करा ली हैं, और अब मैं यहाँ पे मेरा पॉइंटर जो है उसकी वैल्यू इक्वल टू करने लगा हूं दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे स्टैरिक l इज इक्वल टू obj.l लिखा है। वेल एक्चुअली क्योंकि obj के अंदर भी तो ये एक्चुअली पॉइंटर्स मौजूद हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो असूलन मुझे यहाँ पे ये लिखना चाहिए स्टैरिक l इज इक्वल टू स्टैरिक obj.l, क्योंकि obj का जो लेंथ है उसको भी तो आपने डी रेफरेंस करना है। तो यहाँ पे अब आपके लेंथ की वैल्यू बन गई है इक्वल टू obj के लेंथ की वैल्यू। ये स्टैरिक इज बेसिकली डी रेफरेंसिंग ओवर हेयर। इसी तरह मैं यहाँ पे स्टैरिक w यानी कि मेरे विड्थ की वैल्यू इक्वल टू करना चाहूंगा दूसरे ऑब्जेक्ट के विड्थ की वैल्यू के इक्वल। तो स्टैरिक मैंने इसलिए लगाया यहाँ पे ताकि मैं विड्थ के पॉइंटर को, ओबीजे के विड्थ के पॉइंटर को डी रेफरेंस करके यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो स्टोर कराऊं इनटू द वैल्यू ऑफ माय पॉइंटर। दैट इज व्हाट आई हैव डन ओवर हियर। स्टैरिक h इज इक्वल टू स्टैरिक obj.h। तो यहाँ पे अब अगर आप देखें तो जो मैंने काम किया है दैट इज बेसिकली डीप कॉपी। अगले फंक्शन को यहाँ पे ओवरलोड करते हैं और अगला फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है ऑपरेटर इक्वल टू, विच इज द असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये वो फंक्शंस हैं जो कि कम से कम आपको यहाँ पे जरूर बनाने हैं, वेदर इट इज मेंशन टू यू ऑल और नॉट। well, यहाँ पे मुझे कॉपी करने की बजाय दोबारा से मैं लिख ही लेता हूँ। रिटर्न टाइप इज बॉक्स, क्लास का नाम एक्चुअली रिटर्न टाइप इज बॉक्स एम्परसेंड, मेरे पास क्लास का नाम है बॉक्स फॉलोड बाय द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर इक्वल टू इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और मैंने वहां पे कांस्टेंट बॉक्स एम्परसेंड यहाँ पे लेट्स से अदर ओबीजे इसका नाम रख लेते हैं, वो मैंने यहाँ पे एक्चुअली जो है वो पास करवाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो मेरा बॉक्स है उसको रिटर्न बाय रेफरेंस करवाने के लिए मुझे यहाँ पे बॉक्स का एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, वो मुझे यहाँ पे रिटर्न कराना है। उससे पहले मैं यहाँ पे ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है एग्जैक्टली यही वाला काम मैं कर लेता हूँ अपने ऑपरेटर इक्वल टू में। एक्चुअली ऑपरेटर इक्वल टू वही काम कर रहा होता है जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कर रहा होता है, जो शैलो कॉपी है उसको डीप में कन्वर्ट कर रहा होता है, बट कॉपी कंस्ट्रक्टर कहीं और कॉल होता है और ऑपरेटर इक्वल टू कहीं और कॉल होता है। दैट इज वाई इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करना जो है वो जरूरी है। मैं ऊपर वाली ही स्टेटमेंट जो है वो नीचे ले जाके एज सच कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर भी जो मैंने काम किया है एग्जैक्टली वैसे ही काम मैंने नीचे करना है। दी ओनली डिफरेंस इज कि मेरे इस फंक्शन के अंदर जो ओबीजे है उसका नाम बेसिकली अदर ओबीजे है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ओबीजे को अदर ओबीजे से रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अब किया क्या है, मैंने यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके लेंथ, विड्थ और हाइट को पहले नई मेमोरीज असाइन की हैं, और उनको नई मेमोरीज असाइन करने के बाद जो वैल्यूज हैं वो इक्वल टू कर दी हैं अदर ओबीजे की वैल्यूज के इक्वल। अब मुझे यहाँ पे कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है, और मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि ऑपरेटर इक्वल टू के केस में आप यहाँ पे स्टैरिक दिस अगर रिटर्न करा दें तो आप यहाँ पे बॉक्स को रिटर्न कर रहे होंगे। वेल एक्चुअली स्टैरिक दिस के अंदर हमने ऑलरेडी वैल्यूज जो वो चेंज कर ली हैं यहाँ पे, तो अगर आप उसी को रिटर्न करा दें तो आपको एक नया ऑब्जेक्ट कोई बनाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ यू वुड ओवरलोड ऑपरेटर इक्वल टू। मैं प्रोग्राम को रन करता हूं और ये देखना चाहूंगा कि अभी तक कोई एरर तो नहीं आया। नो एरर। तो लेट्स गो एंड डिफाइन आवर लास्ट फंक्शन ओवर हियर, एंड दैट इज दिस डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर जो है वो एक पॉइंटर के केस में आपको ओवरलोड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने यहाँ पे मेमोरीज एलोकेट की होंगी। आप अब सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि वो मेमोरीज एक्चुअली एग्जिस्ट भी कर रही हैं या नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो है वो इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये जो लेंथ है इफ दैट इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, क्योंकि अगर वो नल पीटीआर के इक्वल है तो फिर उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। इफ लेंथ इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर तो उस केस में सिंपली डिलीट कर दीजिए आप लेंथ वाली मेमोरी को। यू वुड डू द सेम फॉर ऑल दी अदर एट्रीब्यूट्स जो कि पॉइंटर हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे विड्थ को भी ऐसे डिलीट करेंगे और आप यहाँ पे हाइट को भी ऐसे डिलीट करेंगे। नॉट इक्वल टू नल पीटीआर का फायदा सिर्फ ये है लिखने का यहाँ पे कि हो सकता है कि किसी फंक्शन में मैं उसको खुद से डिलीट करने के बाद इक्वल टू नल पीटीआर करना चाहूं, तो उस केस में मेरा ये जो इफ लेंथ इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर जो है वो ये इंश्योर करेगा कि अगर मेरा पॉइंटर ऑलरेडी इक्वल टू नल पीटीआर है तो फिर मैं उसके अगेंस्ट किसी भी मेमोरी को डिलीट ना करूं।
तो इसलिए यहाँ पे इट्स रियली गुड कि अगर आप इसको इस तरह लिखें, इम्प्रोवाइज करें कि कल को हो सकता है कि मैं इसको इक्वल टू नल पीटीआर करके बाद में डिलीट करने की गलती ना कर दूं, तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस इफ स्टेटमेंट ओवर हियर। प्रोग्राम को आप चलाते हैं और आई थिंक अभी तक कोई एरर आना तो नहीं चाहिए, और अभी तक कोई एरर नहीं आया। एक बॉक्स जो है वो लेट से यहाँ पे आप जो है वो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लें। लेट से बॉक्स का नाम हम रखते हैं 1। और अगर मैं इस तरह का कोई काम करूंगा तो इस केस में मेरे पास जो लेंथ, विड्थ और हाइट के अंदर वैल्यूज पड़ी होंगी दे वुड बी इक्वल टू 0। टू वेरीफाई दैट थिंग मेरे ख्याल में यहाँ पे ऑपरेटर स्ट्रीम इंसर्शन को ओवरलोड कर लेते हैं। दैट वुड बी अ रियली गुड थिंग कि अगर मैं उसको पहले ओवरलोड कर लूं ताकि मुझे डिस्प्ले बनाने की जरूरत ना पड़े, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सी आउट करवा सकूं इन वैल्यूज को। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ओवरलोड करते हैं, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को। इसके लिए आपको प्रोटोटाइप याद होनी चाहिए, फ्रेंड इज द रिजर्व वर्ड, ताकि आप एक्चुअली एक्सेस दें अपने फंक्शन को कि आप उसके उस फंक्शन के अंदर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकें। दैट इज व्हाई यू वुड राइट फ्रेंड ओवर हियर। ओ स्ट्रीम एम्परसेंट इज द रिटर्न टाइप, ओ स्ट्रीम एम्परसेंट इज द रिटर्न टाइप, STREAM, yes. Operator stream insertion is the name of the function, stream insertion operator, and it is basically taking 2 parameters as an input, जो कि आपको मैंने कहा था कि आप याद कर लीजिए। एक है आपका यहाँ पे ओ स्ट्रीम एम्परसेंट टाइप का, और एक है आपके पास आपकी क्लास का नाम, जिसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट बॉक्स एम्परसेंट। बाय इसको रेफरेंस जो है वो पास करवा लेते हैं, लेट्स सेव मेमोरी ओवर हियर। इसकी डेफिनेशन करने के लिए मैं सिंपली इसकी प्रोटोटाइप यहाँ से उठा के जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और इसकी प्रोटोटाइप पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे box.cpp में जाके। यहाँ पे सिंपली इसकी डेफिनेशन करनी है और यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन आप नहीं लिखेंगे, आप मुझे सिंपली इसको सी आउट करना है। और सी आउट करने के लिए मुझे यहाँ पे जो ओ स्ट्रीम है उसका कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, लेट्स कॉल दिस एज आउट। और जो मेरे पास बॉक्स है उसके ऑब्जेक्ट का नाम डिफाइन करना है, लेट्स कॉल इट एज बी। अब ये आपका फ्रेंड फंक्शन है और ये बी के थ्रू आपके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है। आउट में करवाना चाहूंगा सबसे पहले द वैल्यू ऑफ लेंथ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले एक मैसेज लिख देता हूँ कि द वैल्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल टू, और उसके बाद मैं यहाँ पे लेंथ को आउटपुट कराऊंगा। याद रखिएगा कि इट्स अ पॉइंटर, तो मुझे यहाँ पे एस्टेरिक बी डॉट एल लिखना है। मुझे यहाँ पे पॉइंटर को आउटपुट नहीं कराना, मुझे उस पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू सेव्ड है उसको आउटपुट कराना है। लेट्स डू द सेम फॉर विड्थ एंड हाइट एज वेल। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा विड्थ इज इक्वल टू, और यहाँ पे स्टैरिक बी डॉट डब्ल्यू जो है वो आउटपुट में करा देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे हाइट को आउटपुट कराने के लिए आउटपुट करवाना चाहूंगा स्टैरिक बी डॉट एच। अब मुझे यहाँ पे रिटर्न करवा देना है ओ स्ट्रीम एम्परसेंट, और उसको रिटर्न कराने के लिए सिंपली रिटर्न आउट फ्रॉम हेयर। तो आप ये देखेंगे कि आपका ये जो ऑपरेटर स्ट्रीम इंसर्शन है दैट हैज बीन ओवरलोडेड, और असूलन जो मैंने आपको अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, इसमें जो आपको आउटपुट मिलनी चाहिए लेंथ, विड्थ और हाइट की, दे आर 0 0 एंड 0। एक मैंने मसला कर दिया यहाँ पे, वो ये कि मुझे असूलन यहाँ पे जाके हर आउटपुट कराने के बाद एक एंड एल जो है वो ऐड कर देना चाहिए। व्हाट वी कैन डू इज कि 2 जगह हैंडल कर देते हैं और तीसरी जगह जो है वो यूजर के ऊपर रखते हैं कि अगर आपने उससे आगे जो है वो आखिरी लाइन से आगे जो है वो कोई नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाना है तो वो यूजर लिख दे, यानी कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का कंट्रोल उसको दे देते हैं। इस केस में प्रेस एनी की टू कंटिन्यू जो है वो आखिरी आउटपुट के बाद आ रहा होगा, और अगर यूजर चाहता है कि ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू जो है वो लेट से बाद में आ जाए, तो इसका कंट्रोल हम उसको दे देते हैं यहाँ पे एंड एल जो है वो लेट्स प्लेस इट ओवर हियर। तो अब आप देखेंगे कि लेंथ, विड्थ और हाइट की वैल्यू इक्वल टू 0 है। अगर हम यहाँ पे लेट से अपनी तरफ से कोई वैल्यू देना चाहें, फॉर एग्जांपल 45.3 दे देते हैं दी वैल्यू ऑफ लेंथ, विड्थ की हाइट वैल्यू दे देते हैं 10, और हाइट की वैल्यू दे देते हैं इक्वल टू सपोजिटली 17। तो आप ये देखेंगे कि अब आपको लेंथ, विड्थ और हाइट की वैल्यू वो मिलेंगी जो कि आपने यहाँ पे असाइन की हैं उसको। यू कैन एक्चुअली गेट इनपुट्स फ्रॉम द यूजर एज वेल, तो लेट्स डू दैट एज वेल। यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। आपके पास अब फंक्शन जो है दैट इज आई स्ट्रीम एम्परसेंट, इट इज बेसिकली ऑपरेटर स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, और आई स्ट्रीम एम्परसेंट बॉक्स एम्परसेंट यहाँ पे आपने लिख लिया है। मैं टाइम बचाने के लिए यही जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे।
आई स्ट्रीम एम्परसेंट ऑपरेटर स्ट्रीम इंसर्शन और बॉक्स टाइप का बी एज एन इनपुट ले रहा है यहाँ पे। जी यहाँ पे मैंने एक लॉजिकल एरर कर दी है और वो लॉजिकल एरर जो है वो मैं आपके साथ ज़रा दोबारा करना चाहूँगा सो दैट आपको पता चल जाए कि जो आपके साथ मैंने किया था वो आप यहाँ पे कैसे जो है वो उसको लेके चलेंगे। हम यूज़र से यहाँ पे इनपुट लेते हैं और यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे इन स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और यूजर से b.l में इनपुट लेना चाहूंगा। मैसेज यहाँ पे नहीं लिखते, पहले इनपुट डायरेक्ट जो है वो लेंथ के अंदर जाएगी, दूसरी इनपुट यहाँ पे डायरेक्टली विड्थ के अंदर जाएगी और तीसरी इनपुट यहाँ पे डायरेक्टली हाइट के अंदर जाएगी। रियली गुड कि अगर आप यहाँ पे मैसेज कोई दे दें तो यहाँ पे एक ही मैसेज लिख देते हैं, सी आउट लिखते हैं कि पहले इनपुट करो इनपुट लेंथ कॉमा विड्थ कॉमा हाइट। तो आई थिंक इट्स अ गुड मैसेज टू द यूजर कि उसको भी पता चल जाएगा कि पहले मैंने लेंथ इनपुट करानी है, फिर मैंने विड्थ इनपुट करानी है और फिर मैंने हाइट इनपुट करानी है। देयर इज अ लॉजिकल एरर इन माय प्रोग्राम एंड दैट लॉजिकल एरर इज दिस कि आपको यहाँ पे असूलन कॉन्स्ट नहीं लिखना चाहिए। जब भी आप स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन को ओवरलोड कर रहे हो तो यू शुड नॉट राइट कॉन्स्ट ओवर हेयर। तो लेट्स जस्ट डिलीट कॉन्स्ट फ्रॉम हेयर बिकॉज वी वांट टू बी प्रिटी कॉशियस कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चले। प्रोग्राम चलाते हैं एंड लेट्स इनपुट द वैल्यूज इन लेंथ विड्थ एंड हाइट। Let's input a value 8 in length, let's input a value 7.7 in width and let's input a value let's say 25 in height। तो you would see कि सी आउट भी हमारा सही काम कर रहा है। तो इस तरह हमने यहाँ पे स्ट्रीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन जो है उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया है। नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ओवर हेयर। और अगले कॉन्सेप्ट के अंदर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा काम करना चाहूँगा जिसके अंदर अगले कॉन्सेप्ट में मैं कुछ ऐसा काम करना चाहूंगा जिसके अंदर मैं यहाँ पे यूजर से ऑपरेटर प्लस कुछ इस तरह ओवरलोड कराऊंगा कि यूजर से हम एक इंटीजर एज एन इनपुट लेंगे और हम ये चाहेंगे कि जो भी इंटीजर उसने यहाँ पे इनपुट किया है ना वो वैल्यू हाइट विड्थ और लेंथ तीनों में जाके ऐड हो जाए। मतलब मैं ऑपरेटर प्लस ओवरलोड तो करवाना चाह रहा हूं इन सच अ वे कि यहाँ पे यूजर लेट से जो है वो इस तरह का कोई काम करेगा। लेट से बॉक्स 2 यहाँ पे उसने बनाया हुआ है और वो यहाँ पे चाह रहा है कि जो 2 के अंदर वैल्यूज है ना वो हो जाए लेट से 1+20। तो इसका ये मतलब होगा कि मैं यहाँ पे यूजर से एक इंटीजर एज एन इनपुट लेना चाह रहा हूँ और ये इंटीजर वैल्यू जाके 1 के लेंथ में भी ऐड हो जाए, 1 के विड्थ में भी ऐड हो जाए और 1 की हाइट में भी ऐड हो जाए। तो इस केस में ऑपरेटर प्लस के अंदर जो इनपुट जा रहा है दैट इज नॉट अ बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप जो है वो एक दूसरी टाइप का ऑब्जेक्ट लेके उसी को यहाँ पे ऐड करवा रहे हो। वेल यू कैन डू दैट एज वेल बट यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि यूजर हमें यहाँ पे एक इंटीजर एज एन इनपुट देगा और उस इंटीजर को मैं लेंथ विड्थ और हाइट तीनों में ऐड कर दूंगा। तो व्हाट आई वुड वांट इज कि यहाँ पे मेरे पास जो 2 है उसके अंदर जो डायमेंशंस मुझे मिल जाएं दे शुड बी 65.3 जिसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे किया है 45.3 प्लस 20 30 एंड 37। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड करूंगा। देखिए मेरे पास जो रिटर्न टाइप यहाँ पे है दैट इज बॉक्स। वाई इज रिटर्न टाइप बॉक्स? क्योंकि आप अगर देखें तो ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करा के सेव करवा रहा है एक नए बॉक्स में जिसका नाम यहाँ पे हमने 2 रखा हुआ है। तो यहाँ पे द रिटर्न टाइप इज बॉक्स, फंक्शन का नाम ऑपरेटर प्लस है। however it's not taking another box as an input, it is taking an integer as an input। एक्चुअली ये वाला फंक्शन अगर आप देखें तो इसकी कॉलिंग कुछ इस तरह है, वो भी मैं आपके साथ करना चाहूंगा। इट्स लाइक दिस 1 डॉट ऑपरेटर प्लस और इसके अंदर आपने 20 पास कर दिया। अब ये 20 किस डेटा टाइप की एक वैल्यू है? इंटीजर डेटा टाइप की। तो उस केस में आप ये देखेंगे कि दिस फंक्शन वुड बी इन्वोक्ड फ्रॉम हियर। मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अब करना चाहूंगा और जो मैंने आपके साथ किया है वहां पे मेन के अंदर उसको यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा। बॉक्स इज द रिटर्न टाइप, बॉक्स इज द नेम ऑफ द क्लास, ऑपरेटर प्लस इज द नेम ऑफ द फंक्शन दैट इज टेकिंग एन इंटीजर लेट्स से वैल्यू एज एन इनपुट। जो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है वो एक बॉक्स हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे एक नया बॉक्स पहले क्रिएट कर लेते हैं दैट इज बेसिकली दी रिटर्निंग बॉक्स। जो मेरा यहाँ पे रिटर्निंग बॉक्स है उसकी लेंथ जो है दैट शुड बी इक्वल टू
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉक्स यानी कि एस्टेरिक एल प्लस आप उसके अंदर VAL ऐड कर देंगे। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से ओवर हियर। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपके पास बॉक्स है उसके अंदर आप सिंपली वैल्यू ऐड कर रहे हैं VAL की और उसको आप रिटर्न करा रहे हैं एज अ रिटर्निंग बॉक्स। मैं यहाँ पे यही काम करना चाहूंगा फॉर द विड्थ एंड हाइट एज वेल, और यही काम करते हैं फॉर विड्थ एज वेल, स्टैटिक W, और यहाँ पे डायरेक्टली H में लिख रहा हूँ टू कॉल इट्स हाइट। अब यहाँ पे ये जो नया बॉक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे रिटर्निंग बॉक्स के अंदर सेव हो गई हैं। जस्ट रिटर्न इट्स वैल्यू लाइक दिस, रिटर्न रिटर्निंग बॉक्स, नॉट स्टैटिक रिटर्निंग बॉक्स। वो तो आपको जो है वो डी रेफरेंस करके कोई वैल्यू देगा, आपने कंप्लीट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिटर्न करवा देना है। प्रोग्राम को अब चलाते हैं और देखते हैं कि हमने किया क्या है यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे कहीं पे सी आउट नहीं किया टू को, अभी हमने सिर्फ एक फंक्शन कॉल कर लिया है। अब अगर आप सी आउट कर देंगे टू को, तो सी आउट टू करने का मतलब ये होगा कि आपको यहाँ पे टू के ऑब्जेक्ट की वैल्यूज मिल रही हैं और उसके अंदर एक्चुअली वन के ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज हैं, but with an integer value 20 added in all the lengths over here, which was the required result, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे लिख भी दिया था। यहाँ पे अब जल्दी से ऑपरेटर प्लस को भी ओवरलोड कर लेते हैं, और ऑपरेटर प्लस एक्चुअली दो बॉक्सेस को यहाँ पे लेगा और उनकी वैल्यूज को ऐड करेगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड करना है और उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह करनी है कि नाउ इट्स नॉट टेकिंग एन इंटीजर एज एन इनपुट पैरामीटर, इट इज टेकिंग बॉक्स एज एन इनपुट पैरामीटर। तो आप यहाँ पे लेट्स से 2 के अंदर 1+1 करना चाह रहे हैं, यानी कि आप 1 के अंदर 1 की वैल्यूज ही ऐड करवाना चाह रहे हैं और उसको 2 में प्लेस करवाना चाह रहे हैं। तो इस केस में आपको जो लेंथ मिलेगी दैट वुड बी 90.6, जो विड्थ मिलेगी दैट वुड बी 20, और जो हाइट मिलेगी दैट वुड बी 34। हमने 1 के अंदर 1 की वैल्यूज को ऐड किया और उसको फिर 2 के अंदर स्टोर करा दिया है। इसकी डेफिनेशन अब मेरे लिए करना बहुत आसान है, क्योंकि इस केस में व्हाट आई नीड टू डू इज कि आई ऑलरेडी हैव operator plus की definition written over here. However, this operator plus is not taking an integer as an input, it's taking a box as an input parameter. It's always good कि आप इसको यहाँ पे constant और m% के साथ जो है वो पास करवाया करें। Let's define it again। इसके लिए मुझे सिंपली ऊपर वाली जो प्रोटोटाइप है उस सारे को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे operator plus is not taking an integer as an input parameter, it is taking a constant box m% और एक अदर बॉक्स जो है वो यहाँ पे एज एन इनपुट पैरामीटर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को ऐड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लेंथ के अंदर अदर बॉक्स की लेंथ को ऐड कर दूंगा, अदर बॉक्स डॉट लेंथ, और उसको डी रेफरेंस करके आपने यहाँ पे ऐड करना है। यू वुड डू द सेम फॉर विड्थ एंड हाइट एज वेल। और यहाँ पे जब आप इसको विड्थ और हाइट के लिए करेंगे तो यू वुड सी कि हमने जो यहाँ पे प्रोग्राम की आउटपुट अभी आपके साथ डिस्कस की है, दैट इज एग्जैक्टली द आउटपुट दैट यू गेट ओवर हियर। यहाँ पे अगर मेन के अंदर आके मैं अब सी आउट 2 करूँ तो आपको 2 के अगेंस्ट अब जो आउटपुट मिलेगी दैट वुड बी 90 पॉइंट समथिंग 20 एंड 34। लेट्स डू इट। Here you get it 90 point something 20 and 34। आप जरूरी नहीं है कि उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड करें। लेट्स से आप यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल बॉक्स, लेट्स से यहाँ पे एक 3 बॉक्स आप बना लें और इसके अंदर वैल्यूज रखवा लें, लेट्स से 10 10, लेट्स से 20। तो इस केस में अब आप 1.3 जब करेंगे, सॉरी 1+3 जब आप करेंगे और उसको जब 2 में आप ऐड करेंगे तो आपको अब जो आउटपुट मिलेगी दैट वुड बी 55.337। sorry for this delay, the output that you would get is 37 in this case। तो आप दो बॉक्सेस को इस तरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टैटिक एट्रीब्यूट एक बनाना चाहूंगा और वो स्टैटिक एट्रीब्यूट काउंट करेगा कि इस वक्त कितने ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, और उसको गेट और सेट करने के लिए, एक्चुअली उसको सेट करने के लिए की जरूरत नहीं है, यहाँ पे उसको गेट करने के लिए आई वुड बी क्रिएटिंग अ गेटर ओवर हेयर विच वुड ऑल्सो बी अ स्टैटिक फंक्शन, ताकि हमें वो भी आइडिया हो जाए कि वो हम कैसे करेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ स्टैटिक एट्रीब्यूट ओवर हेयर, स्टैटिक इंटीजर काउंट। आइडिया बड़ा सिंपल सा है, हम ये चाहेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे तो काउंट प्लस प्लस हो जाए। एक ही हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मौजूद है, आई एम सॉरी दिस इज नॉट द कंस्ट्रक्टर, एक ही हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मौजूद है, उसके अंदर आप कर दें सिंपली काउंट प्लस प्लस, और जैसे ही आप डिस्ट्रॉय करें वैल्यू को या जैसे ही आप डिस्ट्रक्टर कॉल करें तो आपका यहाँ पे काउंट हो जाए माइनस माइनस। तो आपका ये एक ऐसा काउंट का वेरिएबल है
जो कि ये आपको बता रहा होगा कि इस वक्त करंटली कितने एक्टिव ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं आपके प्रोग्राम के अंदर। बट आप अगर अभी अपना प्रोग्राम चलाएंगे तो यू वुड गेट एन एरर। एंड व्हाई वुड यू गेट एन एरर? बिकॉज यू हैव नॉट डिफाइंड दिस स्टैटिक एनीवेयर। स्टैटिक एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए ग्लोबल स्कोप के ऊपर आके सबसे पहले आपको लिखनी है डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद लिखेंगे आप क्लास का नाम, विच इन योर केस इज बॉक्स, फॉलोड बाय स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम। अगर आप इसको कोई वैल्यू असाइन करना चाहें तो वो आप असाइन कर सकते हैं, बट इस वक्त इसके अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी होगी दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको अगर आप खुद से इनिशियलाइज नहीं भी कराएंगे तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो प्लेस्ड होगी दैट वुड बी इक्वल टू 0। आप इसको किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त मेरे पास यहाँ पे 3 एक्टिव ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, और अगर मैं यहाँ पे इसको किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करूं तो इसको लेट से आप 2 के थ्रू एक्सेस करें, 1 के थ्रू एक्सेस करें या 3 के थ्रू एक्सेस करें, तो उसका तरीका ये होगा कि आपको यहाँ पे इसका कोई ना कोई गेटर बनाना पड़ेगा। और उसके गेटर को बनाने के लिए मैं यहाँ पे गेट काउंट जो है वो एक फंक्शन बनाना चाहूंगा, विच वुड गिव मी द वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक एट्रीब्यूट काउंट वाला जो हमने बनाया है अभी यहाँ पे। तो गेट काउंट वाला फंक्शन बना लेते हैं। डायरेक्टली मैं इसको इसलिए नहीं एक्सेस कर सकता यहाँ पे बिकॉज इट्स अ प्राइवेट एट्रीब्यूट, विच इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। आप कभी भी एट्रीब्यूट को जो है वो नॉन प्राइवेट नहीं बनाना चाहेंगे। यहाँ पे जल्दी से जो है वो इसको इसको डिफाइन कर लेते हैं, और इसके बाद जो है वो एक आध फंक्शन और भी ओवरलोड कर लेते हैं। गेट काउंट हमने यहाँ पे बनाना है, इट्स रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू। आप या तो इस फंक्शन को स्टैटिक बनाएंगे या इस फंक्शन को कॉन्स्ट बनाएंगे। आप इसको स्टैटिक और कॉन्स्ट दोनों नहीं बना सकते। तो मैं इसको स्टैटिक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ ताकि मैं इसको विदाउट एनी ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकूं और विद एनी ऑब्जेक्ट भी मैं इसको कॉल कर सकूं। जल्दी से चलते हैं, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पे द रिटर्न टाइप इन दिस केस इज इंटीजर। यहाँ पे स्टैटिक लिखने की जरूरत नहीं है। बॉक्स स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट काउंट इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड इट इज सिंपली रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ काउंट। रिटर्न करा दें यहाँ पे काउंट, दैट्स इट। प्रोग्राम को अब अगर मेन में आप चला के देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 2.getCount के अगेंस्ट आपको जो आउटपुट मिलेगी दैट वुड बी 1 2 3। देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्रिएटेड ओवर हियर राइट नाउ। तो एंड पे आपको यहाँ पे एक व्हाई आर यू गेटिंग दिस वन ओवर हियर? लेट मी जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग, what have I done? Create 2 objects over here। बॉक्स 1 एक क्रिएट करते हैं और एक बॉक्स 2 लेट से क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, और प्रोग्राम को चलाते हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि इसके अगेंस्ट जो आउटपुट आ रही है दैट इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब यहाँ पे अब जो प्रोग्राम हमने पहले लिखा हुआ था इसके अगेंस्ट हमें जो आउटपुट मिल रही है दैट इज इक्वल टू 1। असूलन यहाँ पे जो आउटपुट मिलनी चाहिए दैट इज इक्वल टू 3। ये एरर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे मेन में तो हमें सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है विच इज दी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, विच इज दी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन बोथ द केसेस। और इस केस में आपको लग रहा है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, बट प्रोग्राम के अंदर बहुत जगहों के ऊपर एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है। और जब जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तब तक कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एक्सेस हो रहा है, और डिस्ट्रक्टर के अंदर जो जो लिखा हुआ है वो भी एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली डिस्ट्रक्टर के अंदर तो हमने काउंट माइनस माइनस लिख दी है, बट यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे जो मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसमें तो काउंट प्लस प्लस कर दिया था, बट मैं यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर में ये करना भूल गया था विच वॉज दिस वन। तो जब मैं ये इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी जाके काउंट प्लस प्लस कर दूंगा तो नाउ यू वुड सी कि आपको आउटपुट जो है वो 3 ही मिलेगी यहाँ पे। तो एक्चुअली ये गड़बड़ मैंने इसलिए की थी क्योंकि प्रोग्राम अपनी तरफ से बहुत जगहों पे कॉपी कंस्ट्रक्टर्स कॉल कर रहा है जो कि आपके साथ मैंने किए हुए हैं। जैसे कि ये अगर आप देखें तो ये वाला जो फंक्शन है दिस वन ऑपरेटर प्लस वाला, इट इज बेसिकली रिटर्निंग बाय वैल्यू, और जब ये रिटर्न बाय वैल्यू करेगा तो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर में एक्चुअली प्लस प्लस नहीं किया हुआ था, बट डिस्ट्रक्टर में क्योंकि माइनस माइनस किया हुआ था इसलिए ये एरर आ रहा था। तो एक्चुअली माय प्रोग्राम वाज वर्किंग फाइन प्रीवियसली एज वेल। वो एरर सॉर्ट ऑफ लॉजिकल एरर था, और वो इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने प्लस प्लस जो है वो सिर्फ और सिर्फ किया हुआ था इन द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और उसको मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर में नहीं किया हुआ था। जस्ट टू वेरीफाई माय पॉइंट, मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, और वो एक ऑब्जेक्ट मैं एक नए स्कोप में क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जांपल बॉक्स 5। इस बॉक्स 5 को आपने क्रिएट किया इस स्कोप में, ये बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हुआ है और ये यहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो गया है। तो इस केस में भी आपको जो काउंट मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू 3, क्योंकि ये आपको एक्टिव ऑब्जेक्ट्स बता रहा है। जितने ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट करके डिलीट कर दिए हैं ये उनको बिल्कुल भी नहीं बता रहा।
अब हम यहाँ पे ऑपरेटर प्लस प्लस को ओवरलोड करना चाहेंगे और मैं यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस ऑपरेटर प्लस प्लस की इकट्ठी लिखना चाहूँगा। उसके लिए यहाँ पे मैं बॉक्स M% जो है वो रिटर्न टाइप रखना चाह रहा हूँ किसी एक ऑपरेटर की, और ये किस ऑपरेटर की रखना चाह रहा हूँ वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेटर प्लस प्लस इज द नेम ऑफ द फंक्शन विच इज टेकिंग नो पैरामीटर एज एन इनपुट। ये आपका प्री सेंस के अंदर प्री इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है, और हम ये चाहेंगे कि प्री इंक्रीमेंट का ऑपरेटर बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों के अंदर वैल्यू +1 कर दे। इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम जो कि हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। जो दूसरा मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है वो है पोस्ट इंक्रीमेंट का, और पोस्ट इंक्रीमेंट के फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप होगी बॉक्स, क्योंकि आप इस फंक्शन को कैस्केड में कॉल नहीं कर सकते। आप यहाँ पे इस फंक्शन को लिखेंगे ऑपरेटर प्लस प्लस, और इसके अंदर एक इंट आप पास कराएंगे जो कि एक हिंट होगा आपके कंपाइलर को कि आपने पोस्ट इंक्रीमेंट को यहाँ पे कॉल किया है। पोस्ट इंक्रीमेंट के केस के अंदर जो काम है वो प्री इंक्रीमेंट के केस में फर्क होगा। पोस्ट के केस में वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा रहा होगा, प्रीवियस वैल्यू रिटर्न करा रहा होगा जो इस बॉक्स ने उसको कॉल किया होगा, और एक्चुअली अपने अंदर वो प्लस प्लस कर रहा होगा। आप इसको कैस्केड में कॉल नहीं कर सकते, इसलिए आप इसकी रिटर्न टाइप के अंदर M% नहीं लिखेंगे। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को ओवरलोड करते हैं, और यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंस ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे लेट से 3 इज इक्वल टू ++1 कॉल करूं तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट कॉल होगा, और प्री इंक्रीमेंट के केस के अंदर यहाँ पे 1 और 3 दोनों के अंदर जो वैल्यूज जानी चाहिए दे शुड बी 46.3, 11 एंड 18। तो यहाँ पे .cpp के अंदर आके इसको ओवरलोड करते हैं। बॉक्स इज द रिटर्न टाइप, बॉक्स M% इज द रिटर्न टाइप, बॉक्स इज द नेम ऑफ द फंक्शन, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर प्लस प्लस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, नो पैरामीटर एज एन इनपुट। इसकी डेफिनेशन करते हैं, और यहाँ पे हम चाहेंगे कि जो एस्टेरिक L है उसकी वैल्यू हो जाए इक्वल टू एस्टेरिक L+1। जो हमारे पास यहाँ पे एस्टेरिक W है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाए, और जो यहाँ पे हमारे पास एस्टेरिक H है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे एस्टेरिक W इज इक्वल टू एस्टेरिक W+1 करते हैं हम, और यहाँ पे हम एस्टेरिक H इज इक्वल टू एस्टेरिक H+1 करते हैं। हमें यहाँ पे इसी को ही रिटर्न करा देना है, लाइक दिस रिटर्न करा देते हैं हम यहाँ पे एस्टेरिक दिस। तो दिस वुड मीन कि एक्चुअल जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि उसमें भी +1 हुआ है, और जो रिटर्न होके जहाँ पे वैल्यू जा रही है उसमें भी +1 रिटर्न हो रहा है। तो इस केस में अगर अब मैं सी आउट कराना चाहूँ 3, और अगर मैं सी आउट कराना चाहूँ 1, दोनों कर लेते हैं यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि इस केस में जो मुझे आउटपुट मिलेगी दोनों की, दे शुड बी इक्वल टू 46.3, 11 एंड 18। लेट्स डू इट। यस, इन फैक्ट यू वुड सी के दोनों केस में आपको जो आउटपुट मिल रही है वो ठीक मिल रही है। अगर इसी को मैं पोस्ट सेंस में कॉल कर लूं तो पोस्ट सेंस के केस के अंदर होना ये चाहिए कि 1 की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, बट 3 के अंदर प्रीवियस वैल्यू ऑफ 1 सेव होके स्टोर होनी चाहिए। लेट्स राइट इट्स डेफिनेशन, and the definition is box scope resolution operator plus plus and an integer as a hint to the compiler। हम यहाँ पे सबसे पहले एक रिटर्निंग ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे, रिटर्निंग obj जो कि होगा बॉक्स टाइप का, और मैं चाहूंगा कि जो प्रीवियस वैल्यू है मेरे ऑब्जेक्ट की इंक्रीमेंट करने से पहले उसको मैं यहाँ पे सेव कर लूँ। जब मैं इसको सेव कर लूंगा यहाँ पे तो उसके बाद आई वुड इंक्रीमेंट द वैल्यूज ऑफ माई ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, और जो हमने लिखा हुआ उसको यहाँ से ले जाके पेस्ट करते हैं, एंड आई वुड रिटर्न द वैल्यूज ऑफ माय रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, जो कि प्रीवियस एक्चुअली ऑब्जेक्ट की वैल्यूज मैंने रिटर्निंग ऑब्जेक्ट के अंदर सेव की थी। पुरानी वैल्यूज जो इस ऑब्जेक्ट की हैं वो मैंने रिटर्निंग ऑब्जेक्ट में सेव की हुई थी, और मैं एक्चुअली पुरानी वैल्यूज रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ यूजिंग दिस ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट के केस के अंदर अब आप ये देखेंगे कि 3 के अंदर पुरानी वैल्यू सेव होगी 1 की, और वो पुरानी वैल्यू इज 45.3, 10 एंड 17, और 1 के अंदर क्योंकि वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो अब आपको 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी 46 पॉइंट समथिंग, 11 एंड 18।